हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज शर्मा आज फिर अपनी नई वीडियो के साथ अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ अब तक मैंने अपनी जितनी वीडियो अपलोड की हैं, जितनी वीडियोस मैंने बनाई हैं और उन वीडियोस में जितना मैंने अब तक स्टडी मटेरियल आप लोगों को दिया है, कहीं ना कहीं वो स्टडी मटेरियल आपकी स्टडी में, आपको हिस्ट्री पढ़ने में हेल्प कर रहा होगा। और आगे भी मैं जो वीडियोस बनाऊंगा वो कहीं ना कहीं आपकी सारी क्वेरीज, सारे क्वेश्चंस और जो भी आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम को कहीं ना कहीं जो भी आपके मन में उस एग्ज़ाम को लेकर क्वेरीज होंगी, जो भी दिक्कतें होंगी, उसका समाधान उन वीडियोस के द्वारा हो जाएगा। चलिए अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप बोर्ड पर देख ही रहे हैं कि आज का टॉपिक है हमारा इतिहास की समय सारणी, टेबल ऑफ हिस्ट्री। अब ये कौन सा टॉपिक है, मन में विचार भी आ रहा होगा, ये कौन सी वीडियो आने वाली है, इतिहास की समय सारणी और इसमें कोई टाइम की बात है, ऐसा सब कुछ सब लोगों के दिमाग में चलेगा। तो मैं आपको अब अपने टॉपिक से रूबरू कराने वाला हूँ कि इतिहास की समय सारणी क्या। जो इतिहास का मैंने अब तक आपको वीडियोस दी, जो अब तक आपको मैंने पीरियड्स पढ़ाए, जैसे प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ाया, उसमें पाषाण काल पढ़ाया था मैंने, उसके बाद आपको ताम्र पाषाण काल की वीडियो दी थी, महापाषाण काल पढ़ाया था, तो उनके कुछ ना कुछ टाइम पीरियड थे। ऐसे ही हमारी हिस्ट्री में एक टाइम पीरियड के बाद कुछ ना कुछ बदलाव होते गए हैं और वो हिस्ट्री में ऐड होता गया। जैसे कुछ सिंधु घाटी सभ्यताएं आई, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हमारी नई सभ्यताएं, वैदिक सभ्यताएं आई हैं। उसके बाद हमारे वंश स्टार्ट हुए हैं, मौर्य वंश आया है, गुप्त वंश आया है, वर्धन वंश आया है। तो ये जो हमारी समय सारणी है, ये समय सारणी उसी चीज़ को लेकर आपको एक क्रम के अनुसार बताया जाएगा कि इस क्रम में, इस समय में हमारे इतिहास में ये जुड़ा, हमारे साथ ये हुआ, और साथ के साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि उत्तर भारत में क्या था, मध्य भारत में क्या था और दक्षिण भारत में क्या था। दोस्तों, ये समय सारणी आप बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आपको ये समय सारणी जो मैं टेबल बताऊंगा आपको, अगर आपको ये एक बार याद हो जाएगी, आपको एक बार ये समझ में आ जाएगी, तो आपको हिस्ट्री पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और अगर आपकी यही टेबल या यही समय सारणी आपको समझ नहीं आई या आपने ध्यान नहीं दिया, तो शायद आपको हिस्ट्री पढ़ने में काफ़ी दिक्कतें पैदा हों। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से टेबल बनेगी और किस तरीके से इस टेबल में जो जो चीज़ आएंगी उस टाइम पीरियड के अंदर, उसका मैं आपको आज, जब तक ये टेबल चलेगी, चाहे आज की वीडियो में चले चाहे अपकमिंग वीडियोस में चले, जब तक ये टेबल पूरी नहीं होंगी मेरी इसी टेबल के ऊपर ही वीडियोस आएंगी। मैं उस टाइम पीरियड के अंदर जो जो टाइम पीरियड इस टेबल में चलाऊँगा, उस टाइम पीरियड के ऊपर मैं आपको उस टॉपिक के बारे में ओवरव्यू दूंगा। अभी पूरा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, सिर्फ ओवरव्यू दूंगा, कुछ स्टोरीज, कुछ कहानी के तौर पर समझाऊंगा, जिससे आपको इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाए टेबल को लेकर। बाद में जब ये टेबल फिनिश हो जाएगी, उसके बाद हम लोग अलग से जैसे 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 सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जो जो टॉपिक आते रहेंगे उसके बारे में फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे, फुल्ली वीडियोस उनकी अपलोड करेंगे। तो आप उनके बारे में कोई टेंशन ना लें, कोई चिंता ना करें कि ये सिर्फ टेबल तक ही हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, ऐसा नहीं है। अभी सिर्फ आपको टेबल के द्वारा समझाया जाएगा इतिहास को और उसके बारे में सिर्फ ओवरव्यू दिया जाएगा। आज जब तक ये वीडियो बनेगी, जहाँ तक ये टेबल छूट जाएगी, उसके बाद जो अपकमिंग वीडियोस आएगी उसमें मेरी वो टेबल वहीं से शुरुआत होगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की टेबल का। दोस्तों, आज मैं ब्लैक बोर्ड पर नीचे से ऊपर की तरफ लिखूंगा। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम पीरियड जो बीसी में है, बीसी में ज़्यादा से कम की तरफ चलते हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइसिस, ईसा मसीह के जन्म से पहले के जितना टाइम पीरियड है वहाँ बीसी लगता है, और ईसा मसीह के टाइम पीरियड के बाद, जन्म के बाद जो भी टाइम पीरियड आएगा उसमें एडी लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टेबल।
मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ इतिहास की समय सारणी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल पढ़ाया था, पाषाण काल पढ़ाया था, ताम्र पाषाण काल पढ़ाया और महापाषाण काल पढ़ाया। इस टेबल में हम उन टॉपिक्स की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे बहुत पहले के टॉपिक हैं। हम इस टेबल में जो इस टेबल की शुरुआत करेंगे वो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पीरियड से करेंगे। जैसे हम स्टार्ट करेंगे 2500 BC से। 2500 BC से लेकर 1750 BC, 1750 BC। अभी स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे 2500 BC से लेकर 1750 BC। ये वाला जो टाइम पीरियड है दोस्तों, इस टाइम पीरियड को हमारे इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस टाइम पीरियड को किस नाम से जाना जाता है? सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता या इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोल देते हैं। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता। 2500 BC से लेकर 1750 BC तक ये वाली सभ्यता चली है। अब इस सभ्यता में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू मैं आपको बताता हूँ। इस सभ्यता के जो लोग थे वो द्रविड़ जाति के थे। इस सभ्यता के लोग कौन थे? द्रविड़ जाति थे। और ये सभ्यताएं पूरी नगरीय सभ्यताएं थी। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, ताम्रपाषाण सभ्यताएं किस तरीके की थी? वो ग्रामीण सभ्यताएं थी। उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट ये सभ्यताएं हैं। सिंधु सभ्यता हमारी पूर्णतः नगरीय सभ्यता है। लोग पक्के मकानों में रहते हैं, सड़कें बिल्कुल पक्की होती हैं, रोजगार के साधन थे, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, इस तरीके से हैं। वो मैं आगे अपनी वीडियोज़ में आपसे शेयर करूंगा जब सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता पढ़ाऊंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 2500 BC से लेकर 1750 BC के पास है। एक तरीके से लिख देता हूँ कि नगरीय सभ्यता थी ये, नगरीय सभ्यताएं। और यहाँ के लोग जो थे वो कौन से थे? उनको बोलते थे द्रविड़। द्रविड़ जाति के लोग थे। अब 1750 से ऊपर बढ़ते हैं। 1750 से लेकर 1500 BC तक का जो टाइम पीरियड है दोस्तों, इस टाइम पीरियड का इतिहास में कोई भी वर्णन नहीं है। कहने का मतलब है कि इसकी कोई भी हिस्ट्री नहीं है, कोई इतिहास नहीं। इन 250 सालों का हमारे इतिहास में कोई वर्णन नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है। 1750 से लेकर 1500 BC के बीच के। आगे बढ़ते हैं। 1550 से हम पहले चलेंगे 1000 BC तक और 1000 BC से चलेंगे ऊपर 600 BC तक। 1550 BC से लेकर और 600 BC तक ये टाइम पीरियड आपका दो पार्टों में मैंने डिवाइड किया है। पहला वाला पार्ट जो है वो आपका फर्स्ट टाइम पीरियड है और सेकंड वाला आपका सेकंड टाइम पीरियड है। अब ये दो पार्टों में मैंने डिवाइड किया, लेकिन पूरा टाइम पीरियड अगर देखें तो 1500 BC से लेकर 600 BC तक ही काउंट होगा। इसको हमने दो पार्टों में डिवाइड किया है, 1550 BC से लेकर 1000 BC तक और 1000 BC से लेकर 600 BC तक। अब ये जो पूरा टाइम पीरियड है
1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का पूरा टाइम पीरियड हमारा कहलाता है वैदिक सभ्यता। क्या कहलाता है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता बोल दीजिए, या इसको हम आर्य सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्य सभ्यता। इस सभ्यता के लोग जो थे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहे जाते थे द्रविड़, इस सभ्यता के लोग कहे जाते थे आर्य। क्या कहे जाते थे? आर्य। क्यों? क्योंकि आर्य वो लोग थे, क्योंकि ये विदेशी लोग थे। विदेशी लोग मतलब कि आर्यों का जो भारत में आगमन हुआ है वो हमारा मध्य एशिया से माना जाता है। तो ये एक विदेशी लोग थे आर्य, जिन्होंने भारत में आकर वैदिक सभ्यता का निर्माण किया, वैदिक सभ्यता को बनाया। अब इसके दो पीरियड मैंने आपको बताए, एक फर्स्ट और एक सेकंड। जो पहला वाला पीरियड है उसको हम बोलते हैं ऋग्वैदिक काल। क्या बोलते हैं? ऋग्वैदिक टाइम पीरियड, ऋग्वैदिक काल। और जो सेकंड वाला टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ये वाला टाइम पीरियड 1500-1000 के बीच में ऋग्वैदिक काल, 1000 से लेकर 600 बीसी तक उत्तर वैदिक काल। अब हम इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू समझेंगे कि ये दोनों काल किस तरीके थे, मानव यहाँ क्या था, समाज कैसा था, कैसा नहीं था। एक चीज़ और कि वैदिक सभ्यता के लोगों का जो निवास था, जो वो रहते थे, समाज कैसे रहता था? समाज कबीलों के रूप में रहता था। लोग इस सभ्यता में कबीलों में रहते थे। अब ऋग्वैदिक काल को स्टार्ट करते हैं। ऋग्वैदिक काल जो काल था 1500 से 1000 बीसी तक, एक पॉइंट तो इसका ये आया। दूसरा पॉइंट, अगर इस ऋग्वैदिक काल को कहें तो इसमें ऋग्वेद की रचना हुई। इस काल में क्या हुआ? जो हमारा ऋग्वेद है उसकी रचना हुई है। दूसरा, अगर इसको कहें तो इस काल को स्वर्ण काल भी बोला जाता है। स्वर्ण काल वो किस लिए कि इस काल को स्वर्ण काल इसलिए बोला जाता है कि इस काल में 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के टाइम पीरियड के बीच में मनुष्य के जीवन में या मनुष्य समाज जो हमारा सामाजिक जीवन था या जो भी राजनीतिक जीवन था, उसके अंदर कोई भी बुराई नहीं थी, किसी भी तरह की कोई बुराई नहीं। समाज में कोई बुराई नहीं थी, कोई बुराई नहीं। समाज के अंदर कोई बुराई नहीं थी, मतलब कि बिल्कुल समाज में कोई बुराई नहीं, इसलिए इसको स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। तीसरी बात, अगर इसमें वर्ण व्यवस्था देखें, इस काल में अगर वर्ण व्यवस्था देखी जाए तो वो कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था थी। कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था। अब ये क्या है कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था? मतलब समाज के अंदर दोस्तों हमारे यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी वो 4 भाग में डिवाइड थे। जैसे कुछ ब्राह्मण थे, कुछ वैश्य थे, कुछ क्षत्रिय थे, कुछ शूद्र थे। लेकिन उनको उनके इस वाले काल में कर्म के अनुसार जो जैसा काम करता था उसको वैसा ही वो लोग समझते थे। अगर कोई व्यापार कर रहा है तो उसे वैश्य माना जाता है, कोई सेवा कर रहा है, किसी की नौकरी कर रहा है तो उसे शूद्र मानते हैं। अगर कोई पुजारी है, कोई मंत्र पढ़ रहा है या कुछ कर रहा है तो उसे वो ब्राह्मण मानते थे। अगर कोई युद्ध में जा रहा है, वहाँ लड़ रहा है तो उसे वो क्षत्रिय मानते थे। मतलब कि कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था थी सारे समाज की। समाज के अंदर कोई बुराई नहीं थी, स्वर्ण काल कहलाता था। जबकि दूसरा जो काल स्टार्ट हुआ 1000 बीसी से 600 बीसी तक, ये हमारा उत्तर वैदिक काल कहलाया। इस काल में जो बचे हुए हमारे वेद थे, एक तो अर्थवेद, सामवेद और ऋजुवेद, इनकी रचना मानी जाती है कि इनकी रचना हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि समाज के अंदर जितनी भी आज भी आधुनिक जीवन में बुराई हैं, उन्हीं सभी बुराइयों का उत्थान, उन्हीं सभी बुराइयों का जन्म इस वाले काल में हुआ है। तो कहने का मतलब है सभी बुराइयों का जन्म, सभी बुराइयों का जन्म इस वाले काल में हुआ। दूसरी चीज
इस वाले काल में लोहे की खोज हो गई थी, लोहे की खोज। और तीसरी चीज कि यहाँ पर तो कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था थी, यहाँ पर जन्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था थी, जन्म के अनुसार। वर्ण व्यवस्था। अब मैं आपको ये चीजें बताता हूँ कि एक तो फर्स्ट वाले पार्ट में तो कोई बुराई नहीं थी, सेकंड वाले पार्ट में सारी बुराइयां, जातिवाद, सती प्रथा, ऊंच नीच का भाव, ये सारी बुराइयां, जितनी भी बुराइयां थी उस समय की, सभी बुराइयों ने जन्म ले लिया था। क्यों? क्योंकि वर्ण व्यवस्था हमारी जन्म के अनुसार थी, यहाँ पर कर्म के अनुसार थी। जो आदमी जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही वो बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर राजा का पुत्र राजा ही बनेगा, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही बनेगा, वैश्य का पुत्र वैश्य और शूद्र का पुत्र शूद्र ही बनता था। तो जन्म के अनुसार एक जातियों में बट गए थे लोग और जातिवाद की भावना लोगों में पैदा हो गई थी। तीसरा, अगर इस काल में लोहे की खोज हो गई, लोहे की खोज होने से क्या हुआ, लोहे के उपकरण बनने स्टार्ट हुए, कृषि उपकरण बनने स्टार्ट हुए और सैनिक उपकरण बनने स्टार्ट हुए, और जिससे लोहे की जो कृषि के उपकरण, लोहे जैसे हल है वो लोहे का बनना स्टार्ट हुआ, तो कृषि की उत्पादकता बढ़ी। और जब उत्पादकता बढ़ी तो लोगों के पास क्या हुआ, पैसा आना स्टार्ट हुआ और व्यापार करने स्टार्ट हुए। वो उनमें क्या हुआ, एक दूसरे पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया कब्जा करने के लिए। कबीले में लोग रहा करते थे उस समय, तो उस समय कबीलों में एक दूसरे की गायों को छीनने के लिए एक दूसरे पर आक्रमण करते थे लोग, और कबीलों को हथियाने के लिए एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। मतलब कि टोटल जितनी भी बुराइयां जन्म ले सकती हैं वो इस उत्तर वैदिक काल में हुई। उत्पादकता बढ़ी, लोगों के मन में लालच की भावना का विकास हुआ। ये सारी बुराइयां उत्तर वैदिक काल की हमने आपको बताई। ऋग्वैदिक काल हमारा स्वर्ण काल है। अगर इतिहास का सबसे पहला स्वर्ण काल क्वेश्चन में आता है कि इतिहास का सबसे पहला स्वर्णिम काल कौन सा है, तो वो ऋग्वैदिक काल है। क्यों? क्योंकि समाज के अंदर किसी भी तरह की कोई बुराई नहीं थी, क्यों, और कर्म के अनुसार व्यवस्था थी। ये अब तक मैंने आपको 2500 BC से लेकर 600 BC तक का टाइम पीरियड बताया। एक बार मैं आपको और रिकॉल करा देता हूँ। 2500 BC से लेकर 1750 BC तक का हमारा सिंधु सभ्यता है या कांस्य युगीन सभ्यता है, एक तरह की नगरीय सभ्यता है। लोग हमारे जो वहाँ के लोग थे वो नगरीय सभ्यता के अनुसार रहते थे और द्रविड़ लोग कहे जाते थे। दूसरा, 1750 से लेकर 1500 BC के बीच का 250 साल का कोई इतिहास नहीं है इस हिस्ट्री में। 1500 से लेकर 600 तक का टाइम पीरियड दो पार्ट में हमने डिवाइड किया। 1500 से 1000, 1000 से 600। 1500 से 1000 का टाइम पीरियड हमारा फर्स्ट वाला टाइम पीरियड, जिसे ऋग्वैदिक काल के कहते हैं, जिसे स्वर्ण काल भी कहते हैं। और स्वर्ण काल क्यों कहते हैं वो मैंने आपको बताया, समाज के अंदर कोई बुराई नहीं थी। दूसरा उत्तर वैदिक काल है, इसमें समाज के अंदर जितनी भी बुराई आ सकती हैं वो हमारी इसी वाले काल में आई हैं। लोहे की खोज इस वाले काल में हुई है, और वर्ण व्यवस्था जो कर्म के अनुसार चल रही थी वो अब जन्म के अनुसार हो गई। और 1500 से लेकर 600 तक की पूरे टाइम पीरियड को वैदिक सभ्यता भी कहते हैं, आर्य सभ्यता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों को आर्य कहा जाता था। आर्य वो विदेशी लोग थे जो मध्य एशिया से भारत में आए थे। ये विदेशी लोग हैं, ये यहाँ के लोग नहीं थे। लोग कबीलों में रहा करते थे। अब दिमाग में एक क्वेश्चन है, मैंने पढ़ा भी है, सबसे ज़्यादा दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि इस वाले काल में ऐसा क्या हुआ जो सभी बुराइयों का जन्म हो गया। ऐसा एक तो सबसे मेन पहला रीज़न हुआ कि लोहे की खोज हो गई। लोहे की खोज होने से लोग आपस में डेवलप होने स्टार्ट हुए, कृषि ज़्यादा होने लगी, पैसा लोगों के पास आया, जिससे बुराइयां बढ़ी। दूसरा, लोगों जन्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था हो गई, जातिवाद फैल गया समाज के अंदर, जाति की भावना, ऊंच नीच की भावना फैल चुकी। तीसरा जो भाव था कि इस वाले टाइम पीरियड तक 600 BC तक समाज के अंदर ब्राह्मणवाद ज़्यादा हो चुका था। ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है वो सबसे ज़्यादा हो गया था। जो और वर्ण व्यवस्था वाले लोग थे, जैसे क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, वो ब्राह्मणों को बहुत ऊंचा दर्जा दे चुके थे। मतलब कि ब्राह्मण उनसे जो भी कर्मकांड या पूजा पाठ के नाम पर जो भी कुछ करवाते थे वो करते थे। इसीलिए कि चाहे कोई भी चीज़, किसी को कोई चीज़ करानी है तो कर्मकांड ब्राह्मण से करवाते थे। तो इस तरीके की सबसे ज़्यादा बुराइयाँ समाज के अंदर फैल गई।
तो दोस्तों मैंने आपको 2500 से लेकर 600 BC तक का यहाँ तक का अभी टाइम पीरियड बताया है। इसके अंदर मैंने आपको हल्का हल्का अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है। अभी जब हमारी नेक्स्ट वीडियो ये टाइम समय सारणी जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जब हम एक टॉपिक को लेके चलेंगे सिंधु सभ्यता, तो इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे, डीपली इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ऐसे ही इन दोनों कालों के ऊपर अभी सिर्फ इस समय सारणी में एक तो आपको टाइम पता चलेगा कि हाँ इसके अकॉर्डिंग ये था, इसके अकॉर्डिंग ये था। अभी यहाँ तक सिर्फ इतना ही है। अभी इससे आगे चलते हैं। अभी बात हुई है आपकी सिर्फ 2500 से लेकर 600 BC तक। अब 600 BC से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाइम टेबल में क्या क्या परिवर्तन हो गए। दोस्तों मैंने लास्ट टाइम आपको अभी बताया था 600 BC, तो 600 BC से मैं शुरुआत करता हूँ। 600 BC से जो आगे ऊपर टाइम पीरियड चलेगा वो हमारा, हम लेके चलते हैं इसको 323 BC तक। 600 BC से लेकर 323 BC तक। अभी अगर आप देखें ये टाइम पीरियड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए टाइम पीरियड हैं। अगर 600 BC से नीचे आप सोचें तो समाज के अंदर मैंने आपको बताया था उत्तर वैदिक काल चल रहा था। उत्तर वैदिक काल में जितनी भी सामाजिक बुराइयां थी वो सारी जन्म ले चुकी थी। लोहे की खोज हो चुकी थी। मानव ने अपने आप को ज़्यादा डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था। जातिवाद की भावना फैल चुकी थी। अब हमारा 600 से BC से और 323 BC के अंदर क्या क्या सामाजिक परिवर्तन हुए, क्या क्या बात हुई, वो सब इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो इस टाइम पीरियड के बीच में जो हमारा एक काल आया वो था महाजनपद काल। महाजनपद काल। अब ये कौन सा काल है कि महाजनपद काल? मैंने आपको बताया था कि जो वैदिक सभ्यता थी उसमें लोग कबीलों में रहा करते थे। अब जब लोहे की खोज हो चुकी थी उत्तर वैदिक काल में, तो लोगों ने एक दूसरे की सब कबीलों को हथियाने के लिए एक दूसरे पर आक्रमण करना स्टार्ट करा। और जब एक दूसरे पर आक्रमण करा तो एक दूसरे के कबीले अपने आप में मिलाए और बड़े बड़े कबीलों में बढ़ गए। वही बड़े बड़े कबीले आगे चलकर महाजनपद काल में परिवर्तित हुए। महाजनपद काल में जो महाजनपद बने उनकी टोटल संख्या थी 16 महाजनपद बने हैं। इनके बारे में आगे बताएंगे। अभी सिर्फ इतना ओवरव्यू है कि जो हमारे कबीले थे वो आगे चलकर, जो बड़े बड़े कबीले थे वो आगे चलकर महाजनपद में डेवलप हुए और 16 महाजनपदों में परिवर्तित हुए। एक दूसरा जो समय जो समाज के अंदर जितनी भी बुराइयां जन्म ले चुकी थी उस बुराइयों का समाज में से अंत करने के लिए, उस जो भी बुराई थी उन बुराइयों को समाज से हटाने के लिए दो धर्मों का उदय होता है। एक हमारा जैन धर्म आता है और एक हमारा बौद्ध धर्म आता है। इन दोनों धर्मों का जो मुख्य उद्देश्य था उत्थान का या जन्म लेने का, वो समाज में बढ़ती बुराइयों को ख़त्म करने का था। क्यों? क्योंकि उस समय समाज में बहुत बुराइयां फैल चुकी थी। उन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए ये दोनों धर्म सामने आए और इन्होंने कुछ धार्मिक आंदोलन चलाए थे और उन धार्मिक आंदोलनों की वजह से समाज में फैली बुराइयां ये कुछ हद तक ख़त्म कर पाए। तीसरी बात हुई वो तीसरी बात हुई थी कि इस काल में मगध का उत्कर्ष हो गया था। मगध का उत्कर्ष। अब ये मगध का उत्कर्ष क्या है समझिए। जो हमारे 16 महाजनपद बने थे, ये जो 16 महाजनपद बने हैं ये अलग अलग 16 जगहों पे थे भारत के अंदर। और इन महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था, जो सबसे शक्तिशाली जगह थी वो थी मगध। मगध का उत्कर्ष का मतलब है कि राइज ऑफ मगध, मतलब कि मगध का विकास हुआ। उस समय जो सबसे शक्तिशाली उभर कर आया वो था मगध। और मगध अगर मैं बताऊं आपको तो मगध जो यहाँ लिख रहा हूँ कि मगध हमारे उस समय के भारत में कौन सा हिस्सा था? वो हिस्सा था हमारा दक्षिण बिहार वाला हिस्सा। दक्षिण
बिहार, बंगाल वाला हिस्सा, ये सारा हिस्सा, और उस समय मगध का कहलाता था दक्षिण बिहार वाला हिस्सा। तो अभी ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये कहाँ कहाँ फैला हुआ था, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। बस अभी इतना है कि इस टाइम पीरियड में 600 बीसी से लेकर 323 बीसी तक एक तो महाजनपद काल आ गए, एक जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हो गए और मगध का उत्कर्ष हो गया। अब थोड़ा सा आप ये समझिए कि जो मगध है, इस मगध के भी मगध इसके वंश आप एक बार देख लीजिए। इसमें सबसे पहला वाला वंश आया था बृहदत्त वंश। इसका दूसरा वंश चला था हमारा हर्यक वंश। इन वंशों को मैं बाद में डीपली में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लिए कि मगध के उत्कर्ष में जो मगध साम्राज्य था उसमें कौन कौन से वंश आए हैं। हर्यक वंश आया, हर्यक वंश के बाद हमारा आया शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, और लास्ट में आया हमारा नंद वंश। 600 बीसी से लेकर 323 बीसी तक ये हमारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी समाज के अंदर। उस समय के जीवन में जो महाजनपद काल बनकर आए थे, जो कबीलों से जनपद बने, फिर जो समाज की बुराइयों को जन्म करने के लिए जैन धर्म बौद्ध धर्म दो का उदय हुए, और जो मगध था, जो 16 महाजनपद थे, उनमें सबसे शक्तिशाली जो डेवलप होकर आया वो मगध था। मगध के अंदर हमारे ये राजवंश हैं, जो जिस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जिस राजा ने अपना सत्ता हासिल करी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा डीपली। मैं पहले भी बता चुका हूँ। टेबल में सिर्फ मैं जो टाइम पीरियड है उसके ओवरव्यू के बारे में, जो हल्का सा आपको उस ओवरव्यू से वो टाइम पीरियड याद रहेगा, इसलिए ये ओवरव्यू डिस्कस किया जा रहा है। बाद में जब हम एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे अपनी वीडियोस के अंदर, तो डीपली उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इस मगध के उत्कर्ष में बृहदत्त वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। अब एक स्टोरी सुनिए, और स्टोरी से आपको थोड़ा सा याद भी रहेगा। जो ये सबसे लास्ट वाला वंश है नंद वंश, इसके जो सबसे लास्ट का राजा होता है उसका नाम होता है धनानंद। क्या नाम होता है? धनानंद। अब धनानंद जब वो ज़्यादा अपने राजकाज के बारे में ज़्यादा मतलब कि बहुत विलास के राजा माना जाता था, तो उसके जो आचार्य हैं नंद वंश में, जो धनानंद राजा है उस समय उसके दरबार के जो आचार्य हैं उनका नाम है चाणक्य। जो चाणक्य, वो धनानंद जो होता है वो चाणक्य की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है। चाणक्य की बेइज्जती होने के बाद चाणक्य, क्योंकि ब्राह्मण थे, वो उस समय अपनी चोटी, जो ब्राह्मण चोटी बांधते हैं, उस चोटी में से गांठ खोल देते हैं और ये संकल्प करते हैं राज दरबार में खड़े होकर कि मैं इस राजवंश का नाश करूंगा, और जब तक मैं चोटी में अपनी गांठ नहीं मारूंगा, जब तक इस वंश का नाश ना कर दूं। तो फिर वो उस संकल्प को पूरा करने के लिए एक बच्चा होता है, उस बच्चे को पकड़ते हैं और उस बच्चे को तैयार पालते हैं और उसको बड़ा करते हैं, उसको सैन्य शक्ति समझाते हैं, उसको सारा शासन व्यवस्था समझाते हैं, और उसको तैयार करके उसे नंद वंश के खिलाफ, उसको नंद वंश जो उस समय धनानंद चल रहा था उसके ऊपर आक्रमण करते हैं, और आक्रमण करने के बाद उस वंश का विनाश करके वहाँ पर एक नया वंश स्थापित करते हैं। अब वो बच्चा कौन था जो चाणक्य ने पकड़ा था, जिसे सैन्य शक्ति बड़ा किया, सब कुछ सिखाया, और उसके बाद धनानंद का ख़त्म करके, नंदवंश को ख़त्म करके अपना वंश बनाया। दोस्तों उस बच्चे का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही नंदवंश का नाश करा चाणक्य के सामर्थ्य उसमें आकर, और फिर अपना 323 बीसी में मौर्य वंश स्थापित करा। और 323 बीसी से लेकर ये जो टाइम पीरियड है 184 बीसी तक हमारा जो उस समय चला वो चला मौर्य वंश। कौन सा वंश चला? मौर्य वंश। 323 बीसी से लेकर 184 बीसी तक हमारा मौर्य वंश चला। और मैंने आपको एक स्टोरी में बता दिया कि मौर्य वंश आया कैसे। जो नंद वंश था उसका धनानंद सबसे अंतिम राजा था, उसको ख़त्म करने के बाद, नंद वंश को समाप्त करने के बाद मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठते हैं और भारत में मौर्य वंश की शुरुआत हो जाती है। अब इससे पहले यहाँ तक हम टाइम पीरियड में पहुँचे दोस्तों, 2500 बीसी से हम 184 बीसी तक आ चुके हैं। अब इस टाइम पीरियड में
मैं एक क्वेश्चन मैंने देखा भी है, पढ़ा भी है और आया हुआ भी है कि इस टाइम पीरियड तक भारत में कितने सफल विदेशी आक्रमण हो गए, या ऐसे कौन कौन से विदेशी थे तो भारत में आ गए। तो दोस्तों मैंने आपको एक तो 1500 बीसी में 1500 बीसी में एक तो मैंने आपको बता दिया कि आर्य रोग आए थे, सबसे पहले आ गए थे विदेशी आर्य। अब दूसरा जो आक्रमण भारत पर सफल आक्रमण हुआ वो 600 बीसी से जब ऊपर चले, जब ये मगध वाला वंश चल रहा था, तो एक 512 बीसी में एक ईरानी आक्रमण हुआ था भारत के ऊपर। ईरानी आक्रमण किसने किया था? वो राजा था या वो सम्राट था दारा फर्स्ट। उसको दारा फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं इंडिया के अंदर, लेकिन उसका अगर नाम देखें तो उसको डेरोशियस के नाम से वो प्रसिद्ध था। ये सफल आक्रमण पहला भारत के अंदर विदेशी आक्रमण हुआ, ईरानी आक्रमण, जो दारा फर्स्ट ने किया, जिसे डेरोशियस भी कहते थे, 512 बीसी में। अब एक जो ईरानी लोग थे, ईरानी राजवंश को हम क्या बोलते हैं? ईरानी राजवंश को बकमनी वंश भी बोला जाता है। बकमनी, याद रखना दोस्तों, ये आ जाता है कि बकमनी आक्रमण कब हुआ था? 512 ईस्वी में। जो ईरानी वंश थे या ईरानी लोग थे या ईरानी राजवंश था, उसे बकमनी राजवंश भी बोला जाता था। तो 512 ईस्वी में जो एक विदेशी ईरानी लोग थे, बकमनी राजवंश में का राजा था दारा फर्स्ट, उसने भारत में सफल आक्रमण कर दिया। दूसरा, जब 323 बीसी में जब नंद वंश समाप्त हुआ, उससे 3 साल पहले अगर देखा जाए, 323 बीसी से पहले 326 बीसी में आपने सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध राजा था, यूनानी आक्रमण हुआ। और वो राजा कौन था? भारत में उसे सब सिकंदर के नाम से जानते हैं, सिकंदर। लेकिन ये नाम उसका भारत में पड़ा है सिकंदर, लेकिन अगर उसका वैसे नाम देखें तो उसका नाम था एलेक्जेंडर। सिकंदर का ओरिजिनल नाम है एलेक्जेंडर, लेकिन भारत में उसे सिकंदर के नाम से जाना जाता था, जो यूनान से आया था और 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया था सफल। अब मैं सिकंदर के बारे में एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के प्लान से यूनान से चला और यूनान से चलकर जो वो पश्चिम भारत से भारत में घुसा, तो सबसे पहले उसके सामने जो राज्य पड़ा वो था तक्षशिला। तक्षशिला में उस समय राजा था आम्भी, नाम का एक राजा था आम्भी। उसने सिकंदर के सामने बिना युद्ध किए अपने आप को समर्पण कर दिया। उसके बाद जब सिकंदर और उसकी सेना आगे बढ़ी भारत पर आक्रमण करने के लिए, तो झेलम नदी को पार करके, झेलम नदी पड़ी और झेलम नदी को पार करके जो राज्य पड़ा, वहाँ पर उस राजा का नाम था पोरस। पोरस राजा से सिकंदर का युद्ध हुआ और उस युद्ध को हम सब जानते हैं कि झेलम का युद्ध भी कहलाता है, विशस्ता का युद्ध कहलाता है या हाइपेटिस का युद्ध कहलाता है। ये सारे युद्ध मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी एक ओवरव्यू सा एक सिकंदर के बारे में एक छोटी सी स्टोरी है जो आपको बता रहा हूँ। उस युद्ध में सिकंदर ने पोरस की जो वीरता थी उससे प्रसन्न होकर उसका राज्य उसे वापस लौटा दिया, लेकिन पोरस से एक वादा करवाया कि वो जहाँ सिकंदर आगे भारत में आक्रमण करेगा उसका साथ पोरस देगा। जब रावी नदी को पार करके सिकंदर आगे बढ़ा व्यास नदी की तरफ, तो उस समय व्यास नदी में बाढ़ आई हुई थी और व्यास नदी में बाढ़ आई हुई देखकर उसकी सेना ने आक्रमण करने से या आगे बढ़ने से मना कर दिया। सिकंदर ने भी सेना की बात मान ली और वो वहीं से वापस लौट गया, भारत में आगे आक्रमण नहीं करा। ये चंद्रगुप्त मौर्य की किस्मत मानी जाती है या मौर्य वंश की किस्मत मानी जाती है कि एक तो व्यास नदी में बाढ़ आना और उसकी सेना का थका होना या मना करना। क्यों? क्योंकि उसकी सेना 4-5 साल से यूनान से लेकर लगातार युद्ध करती हुई भारत में आई थी, लगातार युद्ध करते हुए जीतते हुए भारत में आए थे, तो उसके सैन्य शक्ति थकी हुई थी और एक व्यास नदी
में बाढ़ आना सबसे बड़ी चंद्रगुप्त मौर्य की किस्मत मानी जाती है। अगर ये बाढ़ ना आई होती तो सिकंदर, जो उस समय उसे पता था कि नंद वंश, उस समय मगध का उत्कर्ष हो रखा है, नंद वंश का शासन चल रहा है, तो सबसे पहले नंद वंश को समाप्त करके भारत में सिकंदर का राज्य हो जाता। और सिकंदर को हराना चंद्रगुप्त मौर्य के बस की बात नहीं थी। इतिहासकार ये भी मानते हैं कि चाणक्य ने एक अच्छी युद्ध नीति सिखाने के लिए सिकंदर की सेना में चंद्रगुप्त मौर्य को भर्ती कराया था। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य अच्छी युद्ध नीति सीख जाए। और जिस मकसद से उसने सिकंदर की सेना में चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने भर्ती कराया था, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने हासिल कर लिया नंद वंश को विनाश करके। लेकिन अगर सिकंदर भारत में राज गद्दी पर बैठ जाता या जीत लेता मगध को, तो फिर मौर्य वंश भारत में नहीं आता। अब आगे बढ़ते हैं, ये छोटी सी कहानी है। तो ये भारत में तीन आक्रमण हो चुके हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। इस 184 बीसी से पहले 1500 बीसी में आर्य आ चुके हैं, 512 बीसी में ईरानी आक्रमण हो चुका है, और 326 बीसी में एक यूनानी आक्रमण सिकंदर ने कर दिया है, जो कि सफल आक्रमण है। अब दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं कि अगर 184 बीसी से ऊपर का राज्य हम देखें, 184 बीसी से ऊपर अगर हम चलें तो यहाँ तक हम चलेंगे 319 एडी। अब एडी आ गया, ईस्वी में आ गए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम जीरो को पार करके, ईसा मसीह के जन्म को पार करके ऊपर ईस्वी में पहुँच चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ तक बीसी में, अब एडी वाला समय ईस्वी चलेगा। अभी तक हम ईसा पूर्व में चले थे, अब ईस्वी में चलेंगे। तो 184 से लेकर 319 एडी तक का जो समय पीरियड है उसको हम बोलते हैं मौर्योत्तर काल। क्या बोलते हैं? मौर्योत्तर काल। मतलब कि मौर्यों के बाद वाला काल, मौर्योत्तर काल। अब ये काल क्या है और इस काल की क्या कहानी है वो मैं आपको समझाता हूँ। मौर्य वंश और मौर्योत्तर काल। दोस्तों जब मौर्य वंश में जब एक 261 बीसी में एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध। और कलिंग का युद्ध अशोक ने जीता था। लेकिन इससे पहले जब तक अशोक ने कलिंग का युद्ध नहीं किया, कलिंग के युद्ध तक उसने काफ़ी भीषण नरसंहार किया। और कलिंग के युद्ध में तो इतना भीषण नरसंहार हुआ, उस नरसंहार को देखकर, उस सारे सब कुछ देखकर, उस तहस नहस को देखकर, जब इस युद्ध में अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया 261 बीसी में। और जब बौद्ध धर्म को अपनाया तो उसने क्या किया कि जो युद्ध नीति थी उसकी, जो युद्ध करना था, वो सब कुछ त्याग कर वो शांति व्यवस्था में लग गया। शांति व्यवस्था में लगने के बाद धीरे धीरे मौर्य वंश का पतन होता चला गया। नहीं तो 323 बीसी से लेकर 184 बीसी तक मौर्यों ने अपना इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया था, जो अफगानिस्तान में काबुल कंधार तक लेकर, और उधर ऊपर उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में कर्नाटक और पश्चिम में बंगाल तक फैला लिया था। लेकिन अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने के बाद धीरे धीरे मौर्य वंश का धीरे धीरे पतन की ओर चला और उसका समाप्ति की ओर वो वंश चल दिया। तो जो इसके राजा थे उन्होंने अपने आप को देसी उत्तराधिकारी के नाम से अपने आप को स्वतंत्र करना स्टार्ट किया। और जो इनका पश्चिम वाला भाग था, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो कश्मीर वाला, ये पश्चिम ऊपर पश्चिमी जो वाला क्षेत्र था, उन पर विदेशी लोगों ने आक्रमण करना स्टार्ट किया और उन्हें अपने कब्जे में लेना स्टार्ट किया। तो मौर्य वंश के बाद जो ये मौर्योत्तर काल आया, इसमें दो हिस्सों में आक्रमण हुए, दो हिस्सों में उत्तराधिकारी बैठे। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। एक उत्तराधिकारी जो आए वो आए हमारे विदेशी उत्तराधिकारी। विदेशी उत्तराधिकारी जो हमारे जो मौर्य, ये वो उत्तराधिकारी हैं जहाँ पर मौर्यों ने पश्चिमी हिस्सा जीतकर अपना कब्जा करा था। और देसी उत्तराधिकारी वो हैं जो केवल मौर्यों का हिस्सा था, मौर्यों का क्षेत्र था। एक आएंगे हमारे देसी उत्तराधिकारी। देसी उत्तराधिकारी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देसी उत्तराधिकारी।
देशी उत्तराधिकारी का मतलब जो अपने देश के उत्तराधिकारी हैं। विदेशी उत्तराधिकारी जो लोग बाहर से आक्रमण करने आएंगे और उसके राज्य को अपना उसके राज्य पर कब्जा करके अपना राज्य वहाँ बना लेंगे। तो मौर्योत्तर काल में अब सबसे पहले जो विदेशी आक्रमणकारी आए उसमें सबसे पहले आए यवन। इनको हम ग्रीक बैक्टीरियन या हिंद यूनानी भी बोलते हैं। इसके बाद जो लोग आए वो आए हमारे शक। इसके बाद जो लोग आए वो आए हमारे पल्लव। और इसके बाद जो लोग आए वो आए हमारे कुषाण। ये हमारे विदेशी लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिमी एरिया जितना भी था मौर्य वंश का वो सारा अपने अधिकार में ले लिया। देशी उत्तराधिकारी जो आए वो सबसे पहले आए हमारे शुंग वंश। शुंग वंश। दूसरा जो वंश आया वो आया कर्णव वंश। और जो इसके बाद वाला आया वो आए आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन वंश। ये वो उत्तराधिकारी थे दोस्तों मौर्योत्तर काल के जो अपने देश के ही थे, जो मौर्य से, जो अशोक की नीतियों से अलग होकर सिर्फ अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और अपना अपना राज्य लेकर स्वतंत्र हो गए। ये वो लोग थे या वो राजा थे जिन्होंने विदेशों से आकर जो मौर्यों का काल था, जो मौर्यों का राज्य अधिकार था पश्चिमी हिस्सों पर, वहाँ पर अपना अपना कब्जा बना लिया। मौर्योत्तर काल हमारा 184 से 319 BC AD तक चला और उसमें विदेशी उत्तराधिकार पश्चिमी हिस्से में ये रहे हैं और देशी वाला जो हमारा पूर्व या पूर्वी हिस्सा है उस पर शुंग वंश, कर्णव वंश, आंध्र सातवाहन वंश है। अब ये शुंग वंश कौन सा वंश था? मौर्य वंश का सबसे लास्ट का जो एक स्टोरी है ये भी सुन लीजिए। ये सब मैं आपको बाद में डीपली बताऊंगा और लिखवाऊंगा भी ब्लैक बोर्ड के थ्रू, लेकिन अभी एक सिर्फ ओरली सुन लीजिए कि मौर्य वंश का सबसे लास्ट का राजा हुआ करता था वृहद्र नाम का। वृहद्र नाम का सबसे लास्ट का राजा हुआ करता था। उसका सेनापति था एक सेनापति। वो सेनापति बहुत कट्टर ब्राह्मणवादी था। कट्टर ब्राह्मणवादी होने के कारण उसकी विचारधारा क्या थी कि जैसे जैसे ये बौद्ध धर्म आया है हमारे साम्राज्य में या हमारे जीवन में, इसने ब्राह्मणों का जो उत्कर्ष था, जो ब्राह्मणों की जो चरम सीमा पर चल रहे थे, ब्राह्मण जो वैदिक काल में ब्राह्मणों का वर्चस्व जो चरम सीमा पर था वो बौद्ध धर्म ने ख़त्म कर दिया। तो वो और अशोक ने और अशोक के जो जितने भी उत्तराधिकारी बने हैं सबने बौद्ध धर्म अपनाया था और वो बौद्ध धर्म को नहीं मानता था, पूरा कट्टर ब्राह्मणवादी था। तो उसने उसका एक ही उद्देश्य था या उसका एक ही संकल्प था कि मुझे भारत में या मुझे अपने साम्राज्य में ब्राह्मणवाद दोबारा से लाना है, दोबारा से स्थापित करना है। तो उसने जो वो वृहदत्त नाम का राजा था उसको ख़त्म करके और अपने आप सेनापति ने खुद अपने आप को उस समय सम्राट घोषित किया और शुंग वंश की स्थापना करी। उस सेनापति का नाम था दोस्तों पुष्यभूति शुंग। क्या नाम था? पुष्यभूति शुंग। वो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि भारत में जो प्राचीन भारत का जो दूसरा ब्राह्मण काल है वो कब स्टार्ट हुआ या किसने स्टार्ट करा? तो वो है पुष्यभूति शुंग ने, क्योंकि वो ब्राह्मणवाद था। इसके ही शुंग वंश वो वंश है जो इसके ही जो आचार्य थे वो थे पतंजलि, जिन्होंने पतंजलि की रचना करी। ये सब मैं आपको आगे लिखवाऊंगा कि किसने कौन सी रचना करी है। दोस्तों ये जो टेबल मैं आपको बता रहा हूँ वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको इस टाइम टेबल के हिसाब से ये दिमाग में या ये इजीली याद हो जाएगा, इजीली आप कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे कि किसके बाद कौन आया है, किसके बाद कौन आया है। अगर एक एक टॉपिक अब जब आप एक बार ये टेबल पूरी कर लोगे तो आपको जब धीरे धीरे एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो टाइम पीरियड ऑलरेडी आपके दिमाग में सेट होगा और आप उसको ईजिली पढ़ पाओगे। अभी तक मैंने सिर्फ ये जितने भी वंश कराए हैं, आज की वीडियो में सिर्फ यहाँ तक ही वंश चलेंगे 319 AD तक, मौर्योत्तर काल तक। इसके बाद कल हम जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें जो टाइम पीरियड जो टाइम टेबल चलेगी वो 319 AD के बाद में चलेगी और उनके बारे में ओवरव्यू दिया जाएगा। यहाँ तक कि दोस्तों एक चीज़ और है, हाँ, कि जो 2500 BC मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था और 600 BC तक जो
मनुष्य ने जो मुद्राएं, क्योंकि व्यापार करता था, व्यापार करने के लिए मुद्राएं चलाते थे, तो इस टाइम पीरियड तक जो मुद्राएं चलाता था उस समय वो मनुष्य केवल तांबा, कांसा और आहत, जैसे आहत की मुद्राएं, वो मुद्राएं होती थी जिन पर ठप्पा लगाया जाता था, पंचमार्क वाली मुद्राएं। लेकिन जब मौर्योत्तर काल आया, मौर्योत्तर काल में इन लोगों ने, यवन वो लोग थे, इन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए, और कुषाण वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के यहाँ से स्टार्ट हुए हैं हमारे। इससे पहले सारे टाइम टेबल सारणी में या सारे व्यापार करने में या वैश्य जीवन में समय में हम तांबा, कांसा या आहत के सिक्के चलाते थे। तो दोस्तों मैंने आज आपको ये टेबल यहाँ तक बताई है, थोड़े से क्वेश्चन इसके ऊपर लिए हैं। धीरे धीरे जब ये टॉपिक बिल्कुल इंडिविजुअली पढ़ाए जाएंगे तो इनके ऊपर बहुत डीपली चर्चा होगी और उनके ऊपर लिए गए क्वेश्चन मैं आपको सारे बताऊंगा। अभी तक इतना ही आपके लिए सफिशेंट है। आप इसको, इस टेबल को, जैसे मैंने ये टेबल बनाई है उसे अपनी कॉपी पे राइट डाउन भी कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपको एक बार दिमाग में ये टेबल सेट हो गई, अगर ये समझ में आ गई, तो आपको हिस्ट्री में पढ़ने में इतना इंटरेस्ट आने वाला है कि आप ये समझेंगे कि आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये टेबल इतनी अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आएगी और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बार समझेंगे और इसमें से क्वेश्चन पुटअप करने की कोशिश करेंगे। इसी आशा के साथ अगली वीडियो में मैं अपने 319 AD के बाद की टाइम टेबल की जो सारणी होगी उसको लेकर आऊँगा। जब तक के लिए थैंक यू, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। थैंक यू, धन्यवाद। Always pull up on your block and make a thing go grata.